और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट का। और हमारे साइंस की जो सीरीज़ है जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 के ऊपर आ चुके हैं। आई होप आप सभी लोग चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आइए चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हमारे क्लास 10 की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर हम आज से शुरुआत करता है। ठीक है, चलिए। तो ये फर्स्ट आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो वही हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। तो एसिड जो है वो आपको एक सॉर टेस्ट वाला एक केमिकल है, जहाँ पर आपको टेस्ट जो है वो थोड़ा सॉर दिखता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने जैसी होगी कि जब भी हमारे पूरी दुनिया में जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स है, राइट, तो कुछ केमिकल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ केमिकल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कुछ केमिकल्स थर्ड कैटेगरी में होते हैं। राइट, तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से हमें पता चलेगा, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। राइट, तो केमिकल्स के जो टाइप्स है वो या तो एसिड टाइप होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्टी होगा। राइट, तो एसिड कैसे पता चलेगा, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, सॉर होना चाहिए। देन बेस कैसे पता चलेगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। बेस जो है उसका टेस्ट कैसा होगा, यहाँ पर बिटर टेस्ट होगा। बेस का जो टेस्ट है वो बिटर होगा। और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा, जो आप घर में नमक रेगुलर यूज़ करते हो वो हमारा सॉल्ट है। राइट, अब जनरली ये लोअर स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस होती है, जहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि वो उसका टेस्ट कैसा होता है। बिकॉज वहाँ पर हम जहाँ पर पढ़ते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, सोप हो गया, जो इस तरह के होते हैं। बराबर, तो ऐसे केमिकल्स जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब कि ऐसे केमिकल्स का यूज़ करेंगे जिनको थोड़ा हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे केमिकल्स को आप टेस्ट से नहीं डिटरमाइन करोगे, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए एक और होगा कि अगर आपके पास एसिड है, दैट मीन्स कि उसके पास एक आयन होगा, क्या, H+ आयन। जैसे ही हम एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं वो हमें H+ आयन दे देता है, और जैसे ही हम पानी में बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें OH- आयन दे देता है। राइट, तो यहाँ से आपको इस पीपीटी से इतना पता चला होगा, इस पिक्चर से, कि सर अगर आपको H+ आयन दिखता है तो वो एसिड है, और अगर आपको OH- आयन दिखता है तो वो बेस है। राइट, तो यहाँ पर एसिड के बारे में और उसका एग्जाम्पल HCl और H2SO4, H दिखाई दे रहा है हमें, और बेस के एग्जाम्पल में हमें NaOH दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर NaOH हमारा सही हो जाएगा कि NaOH वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर, तो इतनी चीज़ें थोड़ी आपको आइडिया लग गई होगी। देन यहाँ पर हमारे कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल है, वो भी हम आगे जाके अभी देखेंगे। आई होप इतनी बेसिक चीज़ें यहाँ से आपको पता चली होगी कि सर एसिड का मतलब होता है सॉर टेस्ट और H+ आयन, और बेस का मतलब होता है बिटर टेस्ट और OH- आयन। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन? चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्लास 10 का फर्स्ट पॉइंट। बराबर, चलो क्या है, तो कि ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं और उनकी इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है और अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है। अभी जैसे मैंने समझाया आपको कि जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। बराबर, और ये कुछ इसके एग्जांपल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, HCl, H2SO4 और एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है उसका, नाइट्रिक एसिड। बराबर, तो ये भी एक एग्जांपल्स है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। राइट, मतलब लिख लीजिएगा नोटबुक में, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तीन हमारे एग्जांपल है, हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर रेगुलरली हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है बेस। तो जैसे मैंने बताया, बेस में कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा, OH-। एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो OH- आयन है उसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो जब भी अगर आपको ये केमिकल्स में कहीं पर आपको OH दिखाई दे तो आप उसको समझ जाओगे कि सर ये बेस है। बराबर, और अगर उसके सामने Na, इसका मतलब ये मेटल हो गया, ये हमारा एक नॉन मेटालिक आयन हो गया, जिनको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हमारा सोडियम। तो ये जो बेस बना पूरा, उसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, चलिए
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया होगा। वहाँ पर मैंने बताया भी था आपको कि ज़रूरी है वो एलिमेंट्स के नाम याद रखना, वो कंपाउंड्स के टेबल को भी याद रखना। इसलिए केमिस्ट्री की शुरुआत में ही मैंने आपको वो टेबल करवाया था। अगर आपने उसको रिवाइज़ किया होगा तो अब ये सारे केमिकल्स के साथ आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते होंगे, राइट। चलो, अब एक वर्ड है यहाँ पर अल्कलीज। ये क्या है वो समझते हैं, राइट। तो अल्कलीज का मतलब ये होता है कि ऐसे केमिकल्स, जनरली पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एसिड्स है वो क्या होता है कि वो पानी में रेगुलरली डिसॉल्व होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एसिड्स। कुछ बेस, अब बेस के बारे में अगर हम बात करें तो बेस क्या है, बेस डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ बेस जो है वो डिसॉल्व हो पाते हैं। तो जो बेस डिसॉल्व हो जाते हैं उस पर्टिकुलर बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कलीज, राइट। तो जो पानी में कैसे है, वाटर में सॉल्यूबल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस अब देखो कॉमन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, राइट। तो सीधा पता चल गया ना, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होगा, OH होगा आगे। जैसे आगे सोडियम लगा दो तो Na लगा दो तो NaOH हो गया, K लगा दोगे तो उसका फॉर्मूला, और NH4 लगा दो तो इसका फॉर्मूला। तो साथ साथ में भी फॉर्मूला बनाने की भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट भी ऐसे आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि NaOH पूछ लिया कि NaOH जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है। पूछ ले कि बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका सिंबल क्या है, उसका कंपाउंड्स क्या है, उस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। पहले एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद स्क्रीन पर से थियरी जो है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज से, एंड देन आफ्टर आई होप हमारे पास थोड़ी बेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट एसिड के बारे में देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है। एसिड की प्रॉपर्टी ये है, पहले जैसे हमने पढ़ा था कि सॉर एंड बिटर टेस्ट होता है, उसके बाद कुछ कलर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप कभी गाड़ी या कुछ कार लेके जाते हो और अगर आपको लेफ़्ट या राइट टर्न करना है तो आप क्या करोगे, बट ऑब्वियस है सर, इंडिकेटर हम दिखाएंगे पहले, सबसे पहले। तो इंडिकेटर जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, नाम से ही हमें पता चलता है कि सर इंडिकेटर्स में का मीनिंग होता है क्या, कि वो इंडिकेट करता है, मतलब कि वो बताता है कि भाई ये जो है वो अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी ये एसिड है या बेस है वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी इंडिकेटर से पता चलेगा, जिसको हम लिटमस बोलते हैं, बराबर। एक एग्जांपल है लिटमस। कौन सा कलर चेंज करता है अभी हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये जो लिटमस है वो एक पर्पल कलर की डाई है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसमें से, लाइकेन में से। एक लाइकेन नाम का प्लांट है, उस लाइकेन में से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर्पल कलर का सॉल्यूशंस होता है। फिर हम उसको पेपर के ऊपर लेके उसके अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स बनाते हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में बताया है कि रेड कैबेज वाला है, फिर टर्मरिक पेपर है, पिटूनिया के जो इंडिकेटर्स है, इस तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स है। हम जो जो अभी नेक्स्ट एक दो पॉइंट के बाद हम इस इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। आई होप थोड़ा एसिड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। फिर एक और कुछ है कि एसिड जो है वो एसिड क्यों है, एसिड मतलब कैसे, वो नेम जो आया वो कैसे आया, तो कि वो जो है वो एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था एसिडस, बराबर। और एसिडस का मतलब होता है सौर। तो कोई भी चीज़ सौर है उसको लैटिन में क्या बोलेंगे, एसिडस बोलेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली, ये जो एसिडस वर्ड है, इसी वजह से क्या हुआ, इसका नाम जो पड़ा है वो क्या पड़ा, एसिड पड़ा हुआ है। आया समझ में, क्लियर। चलिए अब अगेन सॉर टेस्ट वाला है, लिटमस वाला है और H+ आयन वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। देन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और कुछ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होंगे, वीक एसिड कौन कौन से होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें गिवन है। एक टर्म है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ज़्यादा फोकस यहाँ पर करिएगा। ये सब नाम है, नाम को कभी भी जब केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो नाम को डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करिए, बराबर। कि ये सर अच्छा चलो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने नोट डाउन कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड तक 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 HCl 50 बार लिख लिया सर, HCl मोड़े थे क्यों, वही परसेंट लल्लू लाल, सिर्फ शांत से डीप ब्रीथ कर। HCl क्या है, एसिड है, बस इतना बोल लिया, आज के लिए इनफ है। जब 2-3 दिन के बाद जब आप उसको रिपीट मोड पर चैप्टर पढ़ोगे, बार बार तुम्हारे सामने टकराएगा, HCl क्या है, एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, HCl क्या है, एसिड है। डन, थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है इनका, बराबर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हो गया, डन, खत्म। अब नींद में भी हाइड्रोक्लोरिक, हाँ सर HCl,
याद हो गया, बस। आंख बंद करके रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिपीटेशन करो, रोज़ रोज़ रेगुलरली पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू रेक्टिफिकेशंस। चलिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, जब पीएच स्केल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब हम समझते हैं। एक वर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। जनरली होता क्या है कि ये जो सारे एसिड्स हैं ना, वो पानी में बनते हैं। किस में बनेंगे? पानी में बनेंगे। तो जब ये पानी में बनते हैं तो हम एसिड्स की अमाउंट कितनी लेते हैं उसके ऊपर से ये डिवीज़न है। अगर हम पानी में क्या बोलते हैं, एसिड की अमाउंट जो है वो अगर हम ज़्यादा लेते हैं, राइट, और पानी की अमाउंट कम लेते हैं, मतलब कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ पानी होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। लेकिन वहीं पर उसका उल्टा, अगर पानी ज़्यादा है और वो एसिड कम है तो उसको हम डाइल्यूट टर्म देंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट टर्म के साथ थोड़ी फेमिलियरिटी रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे बेस की प्रॉपर्टी। तो बेस क्या है, तो क्या ऐसा सब्सटेंस जो कि बिटर है, और ये लिटमस पेपर के बारे में है और OH माइनस के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ी देर के बाद। आगे बढ़ते हैं फिलहाल इंडिकेटर्स की दुनिया के ऊपर। क्या है अब जो हमें समझना था, एकदम शांति से समझ के फुल कंसंट्रेशन से स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए। सब कुछ एक ही पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड ऑफ इंडिकेटर्स, बराबर। इंडिकेटर मैंने पहले ही बताया, इंडिकेट करेगा इधर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक अननोन बोतल होगी, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रही है। अब इस बोतल में क्या होता है वो आपको जानना है कि सर ये बोतल जो है वो एसिड देता है या बेस देता है, क्या देगा, उसके ऊपर हमें पता लगाना है। कि सर सपोज कि मैंने यहाँ पर एक बोतल रखी, बराबर, इधर एक बोतल है, इधर भी एक बोतल है। बोतल लग भी नहीं रही है, हमारी बोतल ऐसी होती है भाई, बराबर। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब मुझे ये बताओ कि ए वाले में एसिड है या बी वाले में एसिड है? सर गाना नहीं रखा तुमने, ऐसे कैसे बता सकते हैं हम? अरे बाबू, अगर तुम कुछ लॉजिक लगाओ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करो, उसको ऐसा। सर एक काम किया था आपने, सॉर टेस्ट बोला था ना, ऐसा गटक जाएंगे उसको। बे गटक लाल, गटक जाएगा तो वटक जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट नहीं गटक सकते। कोई भी अननोन केमिकल है, रास्ते में पड़ा है, बेटा ये एसिड है बेस है, कैसे जाओ? सर हम पी के बता लेंगे। अरे भाई डॉक्टर सालूंगे हो क्या तुम? हाँ, कि ऐसे करते दे पता लगा पाओगे? नहीं लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो कि सर हम उसके अंदर इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। अब ये इंडिकेटर्स क्या है, तो कि ये इंडिकेटर्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं, समझते हैं। ये एक ऐसे केमिकल्स है, उसके अंदर सपोज कि हमारे पास ये ए वाली बोतल थी और ये बी वाली बोतल थी, बराबर। तो अगर उस केमिकल्स को अगर हमने इसके अंदर ऐड किया तो कुछ और कलर दिखेगा, इसके अंदर दिखे डालेंगे तो कुछ और दिखेगा। तब हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ है। क्लियर? चलो, तो पहले मैंने बताया कि जैसे वो लाइकेन में से लिटमस निकलता है, तो वो लिटमस जो है वो या तो रेड कलर का होता है या तो ब्लू कलर का होगा। अब अगर हमने एसिड ऐड किया है तो एसिड के अंदर क्या होगा कि एसिड के अंदर जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर बता देता है। जनरली क्या होता है कि जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, यहाँ पर ने एक मिनट, एसिड जो है आप ये याद रखेंगे, ABR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABR? ये ABR पहले तो कोड आप याद रखोगे क्या, कि एसिड जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। एसिड क्या होता है कि जो ब्लू एसिड जो है लिखा हुआ है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। और बेस जो है वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एसिड के लिए बात है और यहाँ पर ये बेस के लिए बात है। तो एसिड क्या करेगा, तो कि सर एसिड जो है वो आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस जो है वो क्या करेगा कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसका उल्टा ABR, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर से रेड हो जाएगा, किस में, एसिड में। तो ये आप एक ABR वाला जो कोड है वो याद रखेगा। तो लिटमस के बारे में हमें पता चल गया। अब जैसे ही हम लिटमस के बारे में जानते हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरे भी इंडिकेटर्स है, जैसे कि फिनोफ्थैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, बराबर। और एक और टर्म है यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो क्या है समझाता हूँ मैं, बराबर। तो जनरली जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, समझिएगा ध्यान से, एकदम शांति से समझिए। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं
मैन मेड इंडिकेटर्स मतलब कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, बराबर। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर है उसमें एक पहला और प्राइम एग्जांपल है आपका लिटमस का। उसके अलावा एक और इंडिकेटर है जिसको हम टर्मरिक इंडिकेटर बोलते हैं, टर्मरिक पेपर। ये टर्मरिक पेपर एसिड में एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बेस में वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये एसिड में एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बेस के अंदर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, टर्मरिक। फिर ये एक लिटमस का देखा, ABR याद रख लिया, ब्लू से रेड और बेस में रेड से ब्लू, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब दूसरे मैन मेड इंडिकेटर्स, उसके पहला एग्जांपल है फिनोफ्थैलिन और दूसरा एग्जांपल है क्या, मिथाइल ऑरेंज। तो उसमें क्या होगा समझना कि जो इसमें कलर चेंजेस क्या है कि जो फिनोफ्थैलिन है, फिनोफ्थैलिन क्या है कि एसिड के अंदर कलरलेस हो जाता है। कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं दिखेगा। आप क्या करोगे, आप एक बोतल लोगे, उस बोतल के अंदर आपने एसिड ऐड कर दिया, देन आपने फिनोफ्थैलिन ऐड कर दिया, तो आपको जो एसिड एज इट इज़ है वैसा ही दिखेगा। लेकिन वहीं पर सपोज कि उस बोतल के अंदर बेस होता और जैसे ही आपने फिनोफ्थैलिन डाला तो आपका इस तरह का कलर दिख जाएगा, मतलब कि पिंक कलर दिख जाएगा, बराबर। तो ये बेस के अंदर पिंक कलर दिखेगा, जबकि एसिड के अंदर क्या दिखेगा, तो कि सर वो कलर लेस दिखेगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है दूसरा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, एसिड के अंदर जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, जबकि बेस अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या कलर दे देगा, येलो कलर दे देगा। समझ में आ गई बात। तो एसिड के और बेस के अंदर कौन सा कलर है वो आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। और उसके लिए हमारे पास ट्रिक भी है, मैं आगे अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। लिटमस का तो बता दिया, ABR कोड सेम वे इसके लिए भी है, ठीक है। चलिए, एक और टर्म समझते हैं, यहाँ पर लिखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है, तो ऑल्फैक्टरी का मतलब रिलेशन होता है स्मेल के साथ। किसके साथ, स्मेल के साथ। तो जो इंडिकेटर आपके स्मेल के साथ रिलेशन में रखता है, मतलब कि स्मेल से आपको पता लगता है, ऊपर वाले सभी में आपने एक नोटिस की होगी चीज़ कि वो कलर के साथ काम करता है कि सर इसका ये कलर है, इसका ये कलर है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है वो स्मेल के साथ काम करता है कि इसमें स्मेल कौन सी है, राइट। तो अगर उसके स्मेल से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा कलर देता है, तो आप देख सकते हो कि उसमें हम ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट या क्लोव ऑयल, बराबर। तो ऑनियन, वेनिला और क्लोव की मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो सब्सटेंस दैट चेंज द ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने ऑर्डर को चेंज करे, अपने स्मेल को चेंज करे एसिड या बेस के अंदर, तो उस इंडिकेटर को क्या बोला जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कैसे क्या है समझते हैं अभी आगे, ठीक है। जहाँ पर एसिड के अंदर स्मेल्स रहती है, बेस के अंदर स्मेल्स एसिड्स के अंदर रिटेन्स करता है, बेस के अंदर चला जाता है, या उसका उल्टा होता है, सारी चीज़ें समझते हैं, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंडिकेटर्स के बारे में ही है, देख लीजिए, बताया था हमने नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर की डेफिनेशंस भी है कि कलर्स भी है, कलर्स या स्मेल से हमें पता लग पाता है ऐसा सब्सटेंस जो कि कलर या स्मेल से पता लगा पाता है। नेचुरल, सिंथेटिक या ऑल्फैक्टरी। नेचुरल्स का मतलब, सिंथेटिक का और ऑल्फैक्टरी का मतलब पूरा डिटेल में समझाया है, देख लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड का पैटर्न थोड़ा पकड़ में आया, किस तरह से है, थोड़ा इन्फोग्राफिक मिलेगा आपको, पिक्चर्स मिलेंगे, देन आपको इस तरह से डिटेल्स मिलेगी, राइट, ताकि आपको वो पिक्चर से पूरी आइडिया समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर आपको नोट्स के पर्पज़ से अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ से थोड़ा नोट्स बनाना आपको लग रहा होगा कि कैसे नोट्स बनाए, तो ये समझने के लिए है और ये आपके लिखने और पढ़ने के लिए है। एक बार आपने ये स्लाइड को देखा, इस पिक्चर को देखा, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा क्या है क्या नहीं, और फिर उसके बाद आप इसको इससे लिख लीजिएगा आपके नोटबुक में, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीनों चीज़ें के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके कलर कोडिंग के बारे में बताया हुआ है, वही डिटेल्स एसिड और बेस के बारे में बताया है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या कलर्स होता है, रेड और येलो। फिनोफ्थैलिन का भी हमने देख लिया था, एसिड में क्या होता है, कलरलेस, और बेस में वो क्या हो जाता है, तो क्या एसिड के अंदर कलरलेस और बेस में वो पिंक हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में है कि कोई भी वेनिला है, अनियन है या क्लोव है, वो एसिड में प्लीजेंट स्मेल प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि स्मेल प्रोवाइड करते हैं, जबकि बेस के अंदर क्या होता है, उनकी स्मेल रिमूव हो जाती है, बराबर। ये सारे के सारे वही सेम चीज़ें हैं कि जो एसिड्स के अंदर स्मेल रिटेन रहती है, जबकि बेस के अंदर वो स्मेल रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो लिटमस जहाँ से हमें क्या होता है, तो कि सर लिटमस तो हमें रेगुलर इंडिकेटर्स है हमारा, फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका कौन सा इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर्स है। और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हमें समझ में आ गया कि एसिड में वो क्या होता है, तो कि स्मेल रिटेन रहती है और बेस के अंदर वो स्मेल चली जाती है। नाउ कमिंग टू दिस विल बी योर
अल्टीमेट फाइनल थिंग। बस इसको याद रख लिया तो लाइफ जिंगालाला। बस इतना ही है हमने जो पढ़ा। देखो, पहला लिटमस इंडिकेटर, फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, फिर फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर, फिर लिटमस इंडिकेटर, फिर एक और था हमारा कौन सा, तो क्या सर वो वाला ऑल फैक्टर इंडिकेटर, जहाँ पर एसिड्स में स्मेल रिमेन रहती है, बेस में वो स्मेल चली जाती है। ठीक है, चलिए ये एक मिथाइल रेड मिथाइल ऑरेंज जैसा ये केमिकल है मिथाइल रेड, जो कि थोड़ा हमें ऑरेंज ना की रेड कलर देता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सेम ही कंपाउंड है, इसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पर से आप इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जो इंडिकेटर है वो है लिटमस, बराबर। अब लिटमस के अंदर और ये एसिड और ये हमारा अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब कि बेस का जो सॉल्यूशन है वो। अब आप ध्यान क्या रखोगे, पहली जो आपकी ट्रिक है वो आपकी होगी ABR, बराबर। तो जो एसिड सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो सर रेड के साथ क्या करता है, रेड के साथ वो एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं दिखाएगा। मतलब एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेट किया तो आपको कलर चेंज दिख जाएगा रेड, लेकिन वहीं पर अगर आपने रेड लिटमस ऐड किया तो क्या होगा सर, एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसका उल्टा जो कि बेस होगा, तो उसमें ये ब्लू से रेड जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर है वो तो सेम ही रहेगा। क्लियर, चलिए तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए ये लिटमस के लिए आपकी ट्रिक हो गई, जिससे आप इजीली याद रख पाओगे। फिर दूसरा आता है कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, बराबर। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए आप क्या समझ सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में थोड़ा रेडिश या रेड या तो पिंकिश या तो ऑरेंजिश कलर देता है। मतलब कि ऐसा एक वो रहता है, एक शेड रहता है। ठीक है, तो ऑरेंजिश कलर देता है, और बेस में वो कौन सा कलर होता है उसका, येलो। तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो कि माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ये चीज़ आप याद रख लेना। क्या है ये सर, तो कि एप्पल का मतलब होता है एसिड में कौन सा कलर होगा, रेड, और B फॉर बनाना मतलब कि बेस, उसमें कौन सा कलर होगा, तो कि येलो। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको याद रह जाएगा कि एसिड में वो रेड कलर देता है। E फॉर एप्पल नहीं याद रखेंगे, अब हम ये क्या याद रखेंगे, A फॉर एसिड। एप्पल में रेड कलर होगा, B फॉर बनाना नहीं, B फॉर बेस, बेस में कौन सा कलर होगा, येलो। क्लियर हो गई बात। तो मिथाइल ऑरेंज भी आपको याद रह जाएगा, ये हमारा सेकंड इंडिकेटर। फिर एक तीसरा है फिनोफ्थैलिन, बराबर। तीसरा क्या है, कहाँ लिखे हम, राइट, फिनोफ्थैलिन जो इंडिकेटर्स है, वो फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर्स में क्या होगा, आपको ACPK इतना याद रखना है। सर ये कौन सा है ACPK, ये क्या बात कर रहे हो सर आप, AC मतलब सर वो AC चल रहा है वो नहीं, समझ सकते हो। A मीन्स एसिड, C मीन्स क्या, कलरलेस, बराबर। A मीन्स क्या, एसिड, C मीन्स कलरलेस, और PK मतलब क्या, पिंक, किस में, बेस में, बराबर। पिंक PKB या तो फिर क्या बोलता है, पिंक, इतना भी याद रख सकते हो, बराबर, पिंक इन बेस, बराबर। तो ACPK या फिर ACPKB इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आपको दो कलर कोडिंग याद रखने हैं, ABR जिससे आपको लिटमस के बारे में पता चल जाएगा, और ACPK, बराबर। तो ACPK आपको वो फिनोफ्थैलिन के बारे में बता देगा, और ये लाइन जो है वो आपको इसके लिए काम लगेगी, मिथाइल ऑरेंज के लिए काम लगेगी। ठीक है, तो एक बार आप इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए, और ये तीन जो ट्रिक है वो आपके नोट डाउन में नोट कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये टेबल याद रखने के लिए। अभी हमने जो भी समझा उस सभी पूरी समझन का ये सार यहीं पर था। क्लियर हो गई बात। चलिए ये देख लीजिए शांति से और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। अब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये क्या है समझते हैं पहले कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही यही होता है कि इसके रिगार्डिंग, इस केमिकल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उनकी प्रोसेस होती होगी, जिनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो ओवरऑल एसिड्स और बेस की कुछ रिएक्शंस है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में है। फिलहाल यहाँ पर 5 रिएक्शंस लिखी है, किसके बारे में, एसिड के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है, एसिड के बारे में। ये सारी रिएक्शन है जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। टोटल 5 रिएक्शंस है, जब आप लास्ट में पढ़ लोगे तब उसको रिवाइज कर लेना। मेटल कार्बोनेट के साथ है, मेटल के साथ है, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है, और मेटल ऑक्साइड्स और बेस के साथ रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इतनी रिएक्शंस है जो कि हमें आगे आने वाले अभी पार्ट में देखना है। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस की रिएक्शन है, किसके साथ, मेटल के साथ है। किसके साथ रिएक्शन है, मेटल के साथ। अब
मेटल के साथ रिएक्शन है इसका मतलब ये हुआ, मेटल के साथ रिएक्शन है इसका मतलब क्या हो गया, मेटल के साथ रिएक्शन है इसका मतलब ही ये हुआ कि कोई भी मेटल है, जैसे कि आप 1 से 20 एलिमेंट जानते ही हो बराबर। तो ये 1 से 20 एलिमेंट में जैसे ही कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल है जिंक है, फिर हमारा Mn है, फिर बेरियम हो गया, ये कोई भी जो मेटल है इंडिविजुअल जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सभी को हम मेटल बोलते हैं, राइट। आप 1 से 20 एलिमेंट जानते होंगे, मैंने पहले ही जो फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें पढ़ाए थे। उसमें कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, 9th में हमने पढ़ा भी है। सब भी थोड़ा भी मैं अभी भी बोल देता हूँ कि समझना कि कोई भी आयन्स है बराबर, आइदर वो पॉजिटिव आयन हो सकता है या तो वो नेगेटिव आयन हो सकता है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जैसे कि कोई हमारे पास कोई रिएक्शन है जैसे कि सोडियम है, राइट। तो ये जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। अब जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा दैट मीन्स कि वो सोडियम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। वहीं पर सपोज़ कि हमारे पास ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन की केमिकल फार्मूला होती, सॉरी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 2 6। तो उसको ऑक्टेट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया इसलिए वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो जितने भी आपके जो एलिमेंट की सीरीज़ है उसमें जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उन सभी को बोला जाता है क्या, उन सभी को बोला जाता है मेटल्स। और जो भी आपके नेगेटिव आयंस बनते हैं उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स, बराबर। तो पॉजिटिव आयंस को क्या बोला जाएगा, मेटल्स, और जो नेगेटिव आयंस है उनको क्या बोला जाएगा, नॉन मेटल्स। तो आई होप मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है वो थोड़ा समझ में आया होगा। अब मेटल्स की रिएक्शंस एसिड के साथ होगी। जो एसिड कौन से, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब आपने पढ़ा हुआ है, तो उनकी रिएक्शन होगी। टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो जिंक के ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक की डस्ट होती है या फिर जिंक के पीसीस होते हैं, उस जिंक के पीसीस को हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो कि जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से कुछ एक ट्यूब है और उस ट्यूब से ये बुलबुले छूटते हैं, बबल्स छूटते हैं। तो अब आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से बबल्स छूटते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई गैस होगा। अब जैसे ही वो गैस के जो बबल्स है, वो बबल्स के पास अगर हम कैंडल लेके आते हैं तो वो बबल्स में कुछ साउंड्स आता है, जो बबल्स फूटने के जो पॉपिंग साउंड्स होता है वो साउंड यहाँ पर आता है। कौन सा साउंड्स आता है, तो कि सर यहाँ पर पॉपिंग साउंड्स क्रिएट होता है, बराबर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, तो कि अल्टीमेटली होता ये है कि जब कोई भी एसिड और मेटल्स एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपको वो पूरा समझ में आ गया होगा। देख लीजिए कि जैसे ही हमने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से गैस निकला और वो गैस जो है वो कुछ बबल्स के फॉर्म में आएगा और वही बबल्स जो है वो हमारे किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर इन जनरल एक रिएक्शन लिखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, एसिड एंड मेटल की रिएक्शन होगी तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बराबर। चलो समझ में आया होगा थोड़ा। अब डिटेल्स और एक डिटेल समझते हैं, चलिए, बराबर। मैंने जैसे पहले बताया था वैसे ही पहले इन्फोग्राफ्स एंड देन डिटेल स्टडीज़, बराबर। जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको खास करके याद रखना है। अब सवाल ये है सर ये सॉल्ट कैसे बनेंगे, समझिए। कोई भी एसिड्स है, राइट, तो वो एसिड ऑलवेज क्या करता है, H को रिलीज करता है। जैसे कि HCl है, बराबर, तो इसमें से ये H निकल जाएगा, डन। फिर ये HNO3 है, उनमें से भी ये H निकल जाएगा, ओके। H2SO4, उसमें से भी ये H जो है वो निकल जाएगा। अब जैसे ये H निकलेगा तो उसकी जगह हमने यहाँ पर जो भी मेटल्स रखा है वो मेटल्स इसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जिंक मेटल लिया था और एसिड की जगह पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो होगा क्या कि जैसे ही ये H जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह जिंक आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl और जिंक। अब हुआ क्या कि ये जो जिंक है वो इस H को हटा देगा। जैसे ही वो H होगा तो वो H कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, और ये जो H निकला है वही H2 गैस बन के हमारे पास बाहर आता है, बराबर। तो वही जो है वो H2 गैस है जो कि बाहर आता है और बबल्स के फॉर्म में फॉर्म होता है। और ये जो जिंक है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के सॉल्ट बना देगा जिसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड। अब आपको थोड़ा क्लिक हुआ कि कैसे ये रिएक्शन आई,
बराबर। HCl जिंक के साथ रिएक्शन होकर किस तरह से बनता है, अब आपको थोड़ी पिक्चर में क्लैरिटी आ चुकी होगी। रिएक्शन को सिर्फ याद रखोगे तो नहीं याद रहेगा, इसको पूरा समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2 बनाता है। सॉल्ट कैसे बना वो भी हमने समझा कि हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह हमारा मेटल आ जाएगा। अब ये ZnCl2 ही क्यों बना, यहाँ तो ZnCl है, होना चाहिए Cl, बट इसीलिए आपको वो कंपाउंड फार्मिंग वाला जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए कि जिंक जो है वो Zn+2 आयन है, वहीं क्लोराइड जो है वो माइनस आयन है। तो ये दोनों जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है सॉल्ट का। क्लियर हो गई बात कि किस तरह से भी सॉल्ट बनता है, और ये हमें हेल्प मिला 9th के कॉन्सेप्ट से। इसीलिए आपने देखा होगा तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हमने ये सारा डिस्कशन किया हुआ था। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती है। डन, पहला तो एसिड के साथ रिएक्शन हो गया। आई होप अब समझ में आ गया होगा एसिड एंड मेटल का रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है हमारा एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। पहला रिएक्शन किसके साथ था, मेटल के साथ था। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, दूसरा जो रिएक्शन है वो है हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिड कौन से है वो तो हमने समझा। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो कि मेटल कार्बोनेट के लिए पहले तो ये कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और -2 उसका चार्ज होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 और उसका -1 चार्ज होता है। कार्बोनेट का -2 चार्ज है, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 माइनस चार्ज, बराबर। सॉरी। तो अब मेटल मतलब कोई भी मेटल आप समझ सकते हो, हम कन्वीनियंस के लिए सोडियम मेटल लेते हैं, बराबर। सोडियम या मैग्नीशियम, सोडियम +1 होगा, मैग्नीशियम +2 मेटल होता है। तो जैसे ही हम सोडियम को लेंगे तो ये Na+ कहलाएगा, और मैग्नीशियम अगर हम लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, Mg+2 कहलाएगा। ओके अब क्या होगा समझिए कि ये +1 चार्ज इसके पास और ये 2 चार्ज इसके पास, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, Na2CO3, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, Mg, यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgCO3। समझ में आया। तो किस तरह से मेटल कार्बोनेट है वो तो समझे बैठे थोड़ा। फिर ये मेटल हाइड्रो सेम वे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा। तो पहले तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि ये मेटल कार्बोनेट क्या है, बराबर। अब उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो एसिड अगेन हमने क्या लिया है, देखिए आपको पूरा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये पिक्चर से कि यहाँ पर एसिड रखा हुआ है, उस एसिड में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, ये NaHCO3 की बात है। फिर यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रहा होगा, फिर यहाँ से ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है, और ये कुछ कैंसिल करके कुछ बताया है, समझते हैं पूरा डिटेल, ठीक है। चलिए, तो जब एसिड है उस एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, इस एसिड की रिएक्शन हम करते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिजल्ट हमें ऑलवेज सेम मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये जो मैंने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक रिएक्शन के आगे मैंने ऐसा एक चीज़ लिखा हुआ है, बराबर। वो उससे आप समझ जाना कि ये क्या है, ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा डिटेल्स भी आ जाएगा। तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेटल और एसिड रिलीज होता है, तो एक तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होके एक तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब वो कैसे कंबाइन होते हैं वो मैंने अभी लास्ट वाले पॉइंट में समझाया। उसी तरह से यहाँ पर भी वो सॉल्ट बनेगा, और लास्ट में क्या क्या रिलीज हो सकता है, तो कि सर सॉल्ट तो बराबर है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों ही रिलीज होंगे। अब रिएक्शंस पर आते हैं, तो HCl और सोडियम कार्बोनेट तो है ही हमारे पास। ओके अब क्या होगा, मैंने बताया ना कि ये H जो है वो निकल जाएगा। अब जैसे ये H निकलेगा तो इसमें से एक मेटल जो है वो Na2CO3 है ना, पहले सिर्फ मेटल था, Na अकेला था। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा सोडियम मेटल जो है वो इस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट क्या बना देगा, Na और Cl। अब बचा क्या, तो कि सर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ये तो हमें याद ही रखना है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, उसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें तो मतलब डन ही है। अब जो मेन समझने जैसा था ये ही था। अब नीचे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो भी अगेन सेम ही होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। बस ये बैलेंसिंग का फ़र्क है, वो आप देख लेना कि किस तरह से बैलेंसिंग क्या होता है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है कि किस तरह से कौन सा रिएक्शंस बैलेंस हुआ है। ऑलमोस्ट ध्यान रखिएगा,
बैलेंसिंग वाला फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद ही आपको सारे चैप्टर्स की रिएक्शन समझ में आएगी, सो दैट कि सारे के सारे चैप्टर्स की जो रिएक्शंस है वो बैलेंसिंग आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिसिंग हो जाएगी, राइट। तो बैलेंस आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर हर एक रिएक्शंस के अंदर आप उसको बैलेंस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। पहले तो ये फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कंबाइन होके ये चीज़ बनाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब आगे देखो फिर क्या होता है कि ये बेस के बारे में है नीचे, अभी समझते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आओ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे टेस्ट होता है। टेस्ट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, हमें पता लगाना कि ये जो गैस निकला है क्या वो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कुछ और है। तो उसका टेस्ट जो है वो कैसे होता है, बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। किसके थ्रू पास होता है, लाइम वाटर। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आप मार्क करके रखिएगा अपने टेक्स्ट बुक में कि ये किसके थ्रू आता है, लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। और लाइम वाटर का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है लाइम वाटर का फॉर्मूला। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन शॉर्ट क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो कि पहले ये जो पानी की बोतल थी उसमें हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। अब जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो ये क्या हुआ, तो कि सर ये लाइम वाटर में से क्या हुआ, तो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जैसे ही पास करते हैं तो ये कुछ वाइट वाइट कलर का बन जाता है और लिखा हुआ है मिल्की। मतलब क्या कि अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। पहले हमने एक हाइड्रोजन गैस का टेस्ट देखा, उसमें क्या था, वो बबल्स आपने देखे कि वो बबल्स प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एसिड जो है वो क्या करता है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसका टेस्ट कैसे होता है। पूरी चीज़ें समझ में आ गई। ये दोनों पॉइंट्स आई होप आपको अब क्लियर हो चुके होंगे। तो ये एसिड की रिएक्शन है। अब नीचे हम बेस की रिएक्शन देखते हैं। बेस के लिए क्या है कि बेस जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है रिएक्शन तो क्या होता है, तो ये जो है वो कभी भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये वाली रिएक्शन लिखी है यहाँ पर। पहले तो ये बेस वाला पॉइंट क्या है, तो कि बेस वाला पॉइंट ये है कि बेस जो है वो कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट कर पाएंगे, तो कि सर ये जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और बेस जो है वो इतने वीक होते हैं कि ये जो बॉन्ड्स है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, जो तोड़ना है, बराबर वो नहीं कर पाते। इसलिए बेस जो है वो ये रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो मिल्की होता है तो वो मिल्की कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन लिखी है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, वही हमें मिल्क देता है, मिल्की कलर देता है। क्यों, वो आ गया। और यहाँ पर एक और बात करी गई है, क्या है कि अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, क्या कर दिया, एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो कि सर ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। क्या बना सकता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, अगेन एक कलरलेस सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि क्या हो गया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कौन से कलर का है, वाइट कलर का है। और जैसे ही हम उसमें एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो चार्ट है वो इतना समझाता है। क्लियर हुआ, एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम मक्खन की तरह आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब कोई कन्फ्यूजन रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक बार क्विकली समझ लेते हैं हमने क्या क्या देखा इस पॉइंट में। पहले तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। फिर हमने उसकी रिएक्शन समझी उसके एग्जांपल से। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे होता है वो समझा कि किस तरह से ये टेस्ट करता है। फिर हमने ये देखा कि इसकी रिएक्शन क्या होती है, बराबर, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है। एंड देन ये कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड किया, मतलब कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो वो हमें कलरलेस सॉल्यूशन बना के दे देता है, जो जिसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कोई कोई कलर का नहीं होगा, बराबर। मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में स्लेक लाइम, मतलब कि ये लाइम वाटर के अंदर अगर आपने थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो वाइट कलर का बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपने और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो वो बन जाएगा कलरलेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, चलो। फिर हमने यहाँ पर दूसरा एक पार्ट है बेस, तो कि बेस जो है वो रिएक्शन नहीं करता, बिग नो, नहीं रिएक्शन करता, दैट्स इट, बराबर। क्लियर हो गई बात। तो पॉइंट समझ में आ गए,
कोई कन्फ्यूजन, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। सर ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम ऐसे, इस तरह से, बराबर। तो जो भी समझा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट और उनके साथ रिएक्शन होती है, फिर ये हमारी रिएक्शन जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बराबर। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिखी हुई है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में हमें बताया हुआ है कि कैसे वो टेस्ट होता है। लाइम वाटर जो है वो क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है, ठीक है। फिर आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास, अरे ये नहीं खोलना था, वो नहीं देखना है, ये, बराबर। तो आगे क्या है कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ तो क्या होगा? तो कि मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, बराबर। और बेस जो है वो क्या करता है? तो कि सर नो रिएक्शन। सब कुछ मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन करके ही दिया है ताकि आप उसको रीड करोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है।